आइए हम लोग फिर से शुरू करते हैं भारतीय संविधान। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भाग 1 और भाग 2 पढ़ा चुके हैं। ठीक, आज भाग 3 का नंबर है, उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक ना, तो जो भाग 1 था मेरा, ठीक, भाग 1 उसमें था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक था। कितना था? आर्टिकल 1 से 4 तक था। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में कितने आर्टिकल थे? 1, यानी भाग 1 में आर्टिकल 4 था। जो आर्टिकल पहला था वो क्या बोला है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का क्या है? एक यूनियन है। दूसरा ये बोला है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर किसी दूसरे देश को मिला सकता है, यानी दूसरे राज्यों का विलय या दूसरे देश का विलय। ठीक ना। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी अपने ही राज्य का नाम बदल सकती है, यानी कोई राज्य है उसको ए तथा बी नाम रख सकती है, उसका सीमा क्षेत्र छोटा कर सकती है। ठीक ना। और आर्टिकल 4 क्या था? आर्टिकल 4 था यह कि जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज करती रहेगी संसद, तो उसमें राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, इसमें 4 ही आर्टिकल थे। कौन? पहला तो भारत राज्यों का यूनियन है, यानी भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है कि दूसरे राज्यों का विलय या दूसरे देश का विलय भारत में। तीसरा क्या है कि अपने ही राज्य का नाम बदल सकते हैं, उसका सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल जो 4 था, ये आर्टिकल जो 4 था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का, अर्थात जब किसी देश को भारत अपने देश में मिलाता रहे या किसी राज्य का नाम बदलता रहे या उसका सीमा क्षेत्र परिवर्तन करता रहे, तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको 362 के बाहर रखा गया है। ठीक है ना। अब हम जो भाग दूसरा था, भाग 2 था आर्टिकल में, वो था नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता था। क्या था? नागरिकता। ये भाग 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक था। कहां तक था? 5 से लेकर के 11 तक था। अच्छा, ये नागरिकता जो लिया गया ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? तो ब्रिटेन से हमारी नागरिकता ली गई। अच्छा, नागरिकता का पहला जो विवरण दिया है, पहला विवरण उसने किसने दिया है? तो अरस्तु ने। किसने दिया है? अरस्तु ने। हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? एकहारी नागरिकता है। हम लोग भारत की नागरिक हैं। ठीक ना, यानी किसी स्टेट के नहीं भारत के नागरिक है। लेकिन अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका अपने भारत अपने क्या कहते हैं देशवासियों को कैसी नागरिकता देता है? तो दोहरी नागरिकता देता है। ठीक है ना। यानी नागरिकता होता क्या है कि जन्म के बाद यानी कोई भी देश अपने वहां के मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है, उसी को क्या बोल देते हैं? नागरिकता बोल देते हैं। आर्टिकल 5 में था कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता। आर्टिकल 5 में क्या था कि भारत के जब वो बना, आजादी के बाद जितने भी लोग भारत में थे, ठीक है ना, यानी प्रारंभ में दी गई नागरिकता, आजादी के बाद जितने भी लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 में कहा कि आजादी के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से आए, लेकिन संविधान बनने से पहले ही आ गए, तो उन लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल जो 7 था वो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी भारत स्वतंत्रता के बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान बनने से पहले ही कहां पे चले आए? भारत में चले आए, तो उन लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक। आर्टिकल 8 में क्या कहता है कि अगर आप विदेश घूमने गए या नौकरी करने गए तब पर भी आपकी नागरिकता नष्ट नहीं की जाएगी। लेकिन आर्टिकल जो 9 है वो बोलता है कि अगर आप विदेशी देश की नागरिकता लेंगे या विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता नष्ट कर दी जाएगी। आर्टिकल जो 10 कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 11 कहता है कि क्या कहता है कि ये जितना भी नागरिकता संबंधी कानून है वो संसद बनाएगा, और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज तो हमको लोग को समझ में आ गई इतना चीज। अब देखिए, आज जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से मिल सकती है? तो पहला नंबर है कि वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। ठीक है ना। इतना चीज, यानी 5 प्रकार से हम लोग को क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। इतना हम लोग नागरिकता बारे में पढ़े थे। ठीक। आइए आज भाग पढ़ते हैं। भाग 3 जो है वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल मूल अधिकार की बात किया जाए तो ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से। मूल अधिकार जो हमारा लिया गया है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें 12 से 35 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 12 से 35 अनुच्छेद हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, यानी जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है हमको। ठीक है ना। जन्म के तुरंत बाद ही फंडामेंटल राइट से मूल अधिकार मिल जाता है। इसीलिए तो हम लोग को क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को टीका उका लगता है। भारत को लगता है ना, भारत के जो बच्चे हैं उनको टीका लगता है। ठीक है ना। आइए हम लोग इसके बारे में पूरा एक एक करके समझते हैं क्या होता है। ठीक। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि ऐसा प्रमाण पत्र, ठीक, ऐसा प्रमाण पत्र या ऐसा अधिकार जो जिसको मिलने से पूरा का पूरा मामला जो पलट जाए, मतलब क्या आपको बहुत बड़ा जहां पे अधिकार मिल जाए उसी को मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। ठीक, ऐसा समझिए बहुत बड़ा जहां पे अधिकार मिल जाए वही क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है।
इसमें क्या कहते हैं 12 से 35 तक अनुच्छेद है। कहां से 12 से 35 तक अनुच्छेद है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल जो 12 है, अनुच्छेद 12, उसमें परिभाषा दिया गया है, मूल अधिकारों की परिभाषा किसमें दिया गया है, तो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 12 में, ठीक। लेकिन आर्टिकल जो 13 वो अल्पीकरण की बात करता है, किसकी बात करता है, अल्पीकरण की, ठीक। देखिए आर्टिकल जो 12 है वो परिभाषा बताया है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल जो 13 है वो अल्पीकरण की बात किया है। अल्पीकरण क्या होता है कि यदि देखिए मेरे ही मूल अधिकार है किसी के दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करें तो उस मूल अधिकार को रोका जा सकता है। नहीं समझे, मान लीजिए हमारा देश स्वतंत्र हुआ, सभी लोग स्वतंत्र हो गए, अब कोई आदमी बोलेगा कि कहीं भी जा सकते हैं, हाँ कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भारत देश आजाद हो गया, तो क्या काम करेगा, रात को किसी के घर में घुस जाएगा चोरी करने के लिए, क्योंकि भाई हम तो आजाद हो ही गए, कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जब कहीं पर भी जा सकते हैं तो चोरी कर लिया, अब दूसरा का भी तो आदमी का मूल अधिकार है, उसका भी अधिकार किया, तो मेरे यहाँ चोरी कर लिया, ठीक। तो उसको पकड़ के समझाया जाएगा कि देखो भैया आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक कि दूसरे का मूल अधिकार हनन ना हो। तो वहीं बोला कि अल्पीकरण की बात किया गया, यदि मेरे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को क्या करें, प्रभावित करते हैं, तो उस मेरे मूल अधिकार को रोका जा सकता है, वही अल्पीकरण की बात कर दिया गया है, ठीक। अब देखिए मूल अधिकार में को ही कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे समानता का अधिकार, समानता यानी मूल अधिकार ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल जो 14 से 18 तक किसका अधिकार है, क्या कहते हैं कि वो समानता का अधिकार है। जो आर्टिकल 14 है वो बोलता है कि विधि के समक्ष समानता, किसके, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर हो, वो चाहे राष्ट्रपति हो या चाहे आम नागरिक हो, चाहे एक जज हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक कोई, चाहे जो भी हो, उसके लिए भारत में क्या बोला गया, विधि के समक्ष समानता। अच्छा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो दिया गया है ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। लेकिन अगर बोलेगा कानून के क्या कहते हैं, कानून के समान संरक्षण, यानी कानून सभी के लिए समान को संरक्षण करेगा, जिसके लिए भी कानून होगा वो सभी को समान संरक्षण देगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई जज हो, चाहे जो भी हो, कानून जो होगा सभी को संरक्षण देगा समान, यानी इक्वल। तो वो अमेरिका से लिया गया है, यानी बोला गया कानून के समान संरक्षण की बात कहां से कही गई, तो अमेरिका से ली गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल जो 15 है, देखिए आर्टिकल जो 15 है ये बोलता है कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक जगह पर रोका नहीं जा सकता। बोला है क्या, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इस धर्म का व्यक्ति या इस लिंग का व्यक्ति या इस कास्ट का व्यक्ति इस सार्वजनिक जगह पे नहीं आ सकता है, ठीक ना, इसके लिए मना है, ठीक। और जो आर्टिकल बोला है वो लोक निर्वाचन की बात किया। लोक निर्वाचन क्या बात किया कि सभी व्यक्तियों को जॉब का, यानी सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेगा। कैसा मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ पिछड़ा वर्ग के या SC/ST को कुछ की या कुछ पिछड़ा अल्पसंख्यकों की विशेष आरक्षण की चर्चा कर दिया है, ठीक है ना। आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। आर्टिकल जो 17 है वो किसका अंत है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल जो 18 है वो उपाधियों का अंत है। किसका अंत है, उपाधियों का अंत है, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे, कोई युद्ध जीतने के बाद अपनी एक उपाधि धारण कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर उपाधियों का अंत बोला गया। परंतु जैसे भारत रत्न दिया गया, ये सब दिया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा, तो वो उपाधि नहीं है, वो तो आपके द्वारा एक रत्न है। लेकिन आपको विदेश में कहीं उपाधि मिल रही है तो राष्ट्रपति की अनुमति से आप क्या कहते हैं उस उपाधियों को धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का होता है। इसमें आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है, अल्पीकरण की बात किया गया, आर्टिकल 13 में, और आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता अधिकार बोला गया। आर्टिकल 15 में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी को रोका नहीं जाता। 18 में लोक निर्वाचन की बात किया, 17 में अस्पृश्यता की बात किया, 18 में उपाधियों का अंत बात किया है। अब यहाँ तक यानी 14 से 18 तक का समानता का अधिकार की बात किया है, किसके समानता का। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भाई, इसमें क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल क्या कहते हैं कि 3 ही आर्टिकल आएंगे इसमें, ठीक। 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 22 हो जाएगा, यानी 4 आर्टिकल हो जाएगा। ये 19 से 22 तक का इसमें कौन सा आर्टिकल रहेगा, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में कुल आपको टोटल 7 प्रकार की क्या कहते हैं स्वतंत्रता मिलती है। देखिए इसको आर्टिकल 19 जो बहुत 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 बार पूछा गया है, ठीक। आर्टिकल 19 में आपको कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाएगी देखते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए जैसे इसको याद करने का मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा, वो याद हो जाएगा। देखिए जैसे पहले याद कीजिए कि पहला नंबर है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, RTI दर्ज करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है ना। यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी जिसे कहते हैं, तो वो 19 के ए में है। 19 के ए में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा नंबर है सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार क्या करने की, सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा जो 19 में है वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। फिर घूमने की, यानी किसी भी क्षेत्र में घूमने की आपको स्वतंत्रता है। फिर बस जाने की स्वतंत्रता है, कौन सी क्या है, बस जाने की स्वतंत्रता है। फिर संपत्ति का अधिकार है, क्या है कि संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है, आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा,
ठीक। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। देखिए यहां पर भी आपको संपत्ति मिलेगी, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के 6 में भी संपत्ति के अधिकार मिलेगी और आर्टिकल 31 में भी मिलेगी। आर्टिकल 31 में क्या है कि पैतृक संपत्ति की चर्चा की है। अच्छा, पैतृक संपत्ति में क्या, पैतृक संपत्ति यहाँ वाली संपत्ति में क्या अंतर है भाई? देखिए एक होती है अर्जित संपत्ति, एक होती है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति हम बताते हैं, जैसे किसी के पास खेत है तो वो खेत किससे मिला होगा? उसके बाप से मिला होगा, यानी उसके पिताजी से मिला होगा। उसके पिता को किससे मिला होगा? उसके पिता से मिला होगा। उसके पिता को वो खेत किससे मिला होगा? उसके पिता से। यानी एक चेन बनती चली आई ना, यानी वो जो जमीन कहलाएगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो मिली रहती है, समझ रहे ना, उसके बाप से, उसके पिता से, उसके फादर से मिली रहती है, तो वही क्या कहलाती है? हमारी पैतृक संपत्ति। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक, इसके 3 पुत्र हैं और इस आदमी को इसके फादर से कुछ जमीन मिली होगी, कुछ जमीन मिली होगी, ये वाली ये वाली जो संपत्ति कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? पैतृक संपत्ति। परंतु ये व्यक्ति कहीं पर और जमीन खरीद लेता है, ठीक, यानी इसकी ये वाली संपत्ति कैसी हो जाएगी? अर्जित संपत्ति हो जाएगी। कैसी संपत्ति हो जाएगी? अर्जित संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति में कुछ अंतर सुना है? जो आर्टिकल 31 में वो पैतृक संपत्ति है, ठीक। तो देखिए आर्टिकल जो 19 है वो कैसा है? बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फिर घूमने की स्वतंत्रता, किसी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वां संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अच्छा, हटा के कहाँ रखा गया? इसको जो ये क्या कहते हैं कि ये था फंडामेंटल राइट्स, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो मूल अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। कहां पर रख दिया? अनुच्छेद 300 का में रख दिया। जो अगला है यहाँ पर कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है आपको। संपत्ति देखिए, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं, आपका जमीन ही हो जाएगा। यहाँ पे संपत्ति अर्जित करने की नहीं, कमाने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इस वाले में है, ठीक ना। तो अब हम आप लोगों को ये जो आर्टिकल 19 है वो समझ में आया होगा कि क्या क्या इसमें है, ठीक ना। देखिए अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। 2 लड़की लड़का मिले, ठीक, तो पहले क्या करेंगे? बोलेंगे कि भैया हमारा नाम ये है, तो पहले बोलने की स्वतंत्रता उन लोग मिल गई। जब बोलेंगे तो कहीं बैठेंगे, सभा करेंगे, कहीं किसी गार्डन में जाएंगे ना तो बैठेंगे तो सभा कर लिया, ठीक ना। अब यानी सभा करने को उन लोगों को स्वतंत्रता मिल गई। 2 लड़की लड़का मिलेंगे, पहले तो बोलेंगे, फिर सभा करेंगे, फिर उसके बाद और भी लोग मिल जाएंगे, आइए और भी उन्हीं के साथी लोग मिल जाएंगे, तो संगठन बन गया, ठीक है ना। संगठन बन गया। आप कहेंगे ऐसा काम नहीं चलता, कहीं पे घूमते हैं। वही 2 लड़का लड़का पहले क्या किए? बोले, फिर उसके बाद क्या किए कि सभा बना लिए, फिर और लड़के मिले, संगठन बना लिए। आप कहते हैं चलिए सभी लोग घूमते हैं, फिर घूमने लगे, ठीक, कहते यार बहुत घूम घाम लिए, अब शादी उदी करते कहीं बस जाते, तो बस गए, ठीक। अब लगा संपत्ति, कहेंगे बस तो गए हैं, हमको कुछ संपत्ति भी चाहिए, तो संपत्ति अर्जित करते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। फिर वो लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, और संपत्ति अर्जित करेंगे तो व्यवसाय भी कुछ करेंगे, ठीक। इस तरीके से याद करो तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 20 में क्या है कि आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या होती है कि यदि कोई भी अपराधी अपराध कर दे, ठीक, तो उसको एक गलती की सिर्फ और सिर्फ एक सजा दी जाएगी, ठीक। एक गलती की एक सजा, यानी किसी भी अपराधी को एक गलती के लिए 2 सजा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक गलती की एक सजा। आर्टिकल 20 में एक गलती की एक सजा। दूसरे के में क्या है कि गलती जो भी सजा दी जाएगी उस नियम के कानून के अनुसार दी जाएगी। जब उसने क्या किया था, कोई भी गलती की थी, या जब उसने क्या किया था कि किसी का मर्डर किया था या कभी किया था। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए 1992 में क्या कहते हैं कि उसने कर दिया, तो उस समय जो भी नियम रहा होगा उस नियम के कानून के हिसाब से उसको क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी, ना कि वर्तमान के नियम के अनुसार दिया जाएगा। मेरी बात समझिए। यानी जो भी क्या कहते हैं कि पहले वाले में क्या है कि एक गलती की एक सजा सिर्फ दिया जाएगा, और दूसरे में क्या है कि जो भी सजा दिया जाएगा उस नियम के कानून के अनुसार दिया जाएगा, वर्तमान के नियम के कानून के अनुसार नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। अब बोला क्या है कि तीसरे में कि उसको सजा देने के बाद भी उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक। तो आर्टिकल 20 के 3rd में है कि सजा के बाद भी उस दोषी को या उस कैदी को क्या कहते हैं कि संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक ना। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हम लोग को चालान काट देता है, ठीक। हम लोग हेलमेट नहीं लगाते तो क्या करते हैं? सरकार, पुलिस पकड़ के चालान काट देता है, बोलता है कि भैया देखिए जो प्राण है, आपके प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार को है। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, तो सरकार को हम क्या जवाब देंगे? इसीलिए वो क्या काम करता है? चालान काट देता है। धुआं देने वाली गाड़ियों का क्या कर देता है? तो धुआं देने वाली गाड़ियों का भी चालान काट देता है, क्योंकि आपकी गाड़ी धुआं देगी, पीछे कोई धुआं से मर गया तो, समझे नहीं। तो यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का किसको जिम्मेदारी की है? आर्टिकल 21 के अंदर, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला है जो निजता का अधिकार है। आज अगला जो है क्या कहते हैं, इसी में आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है कि आपकी गोपनीयता के बारे में बताएगा कि किसी का जो क्या कहते हैं कि व्हाट्सएप मतलब कि किसी का भी एसएमएस आप हैक नहीं कर सकते। गोपनीयता बताएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी गोपनीयता को बनाए रखना चाहता है, या उसका कोई चीज उजागर करता है तो वो कानूनी दंड होगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो एसएमएस
किसी का लीक होता है तो वो क्या माना जाता है कि इसकी गोपनीयता क्या की गई, हनन हुआ, इसकी गोपनीयता यानी इसकी निजता के अधिकार का क्या किया है, हनन किया गया। देखिए आर्टिकल 20 और जो आर्टिकल 21 है ये आपातकाल में भी नहीं खत्म किया, यानी सबसे शक्तिशाली आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। यानी मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में सबसे शक्तिशाली कौन होंगे, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल क्या कहते हैं 21 होगा। यानी आपातकाल के बाद भी इसको नहीं खत्म किया जा सकता। आर्टिकल 21 के काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी फंडामेंटल राइट्स में, यानी मूल अधिकार में ही क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21 के काम में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसको कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय सब क्या कहते हैं खोले गए हैं। ठीक है ना, तो ये इतना चीज हम लोग को पता हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में भी कैदियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कैदियों के बारे में ही क्या बोला गया है कि देखिए अगर कोई भी चीज हो गया, कोई भी गिरफ्तार करने आया आपको, तो सबसे पहले नंबर उसको वारंट बताना होगा। ठीक है ना, अगर कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है तो गिरफ्तार करने के लिए वारंट मतलब रीजन बताना होगा, कारण बताना होगा कि किस लिए आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उसने बोला है कि 24 घंटे के भीतर जिला न्यायालय पहुंचना है, आपको शरीर पहुंचाना है। ठीक, यानी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को जिला न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो भी गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को। ठीक, लेकिन उसमें यातायात का समय यानी अवकाश और यातायात का समय नहीं जोड़ा जाएगा। इसीलिए आदमी क्या काम करता है, पैसा वैसा दे करके थाना में सैटरडे को पकड़वाता है, और सैटरडे को पकड़वाएगा, संडे को कुटवाएगा। ठीक, और मंडे को जिला न्यायालय में ले जाकर पहुंचा देगा। और जिला न्यायालय में आप ये भी नहीं बोल सकते कि दरोगा साहब हमको कूट दिए हैं पकड़ के सारी रात। ठीक, क्योंकि उसी तरीके से मारता है। अब देखिए 24 घंटे के अंदर ही उसको शरीर कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, तो जिला न्यायालय में। ठीक, और उसको बाद बोला गया है कि उस व्यक्ति को, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मनपसंद वकील करने का फुल अधिकार है, पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 20 के तीसरे में बोला गया है। ठीक है ना, यानी पहले में क्या है कि गिरफ्तार करने से पहले किसी व्यक्ति को वारंट बताना होगा कि इसलिए आपको हम गिरफ्तार करें। गिरफ्तार कर भी लिए तो 24 घंटे के भीतर उसको जिला न्यायालय पहुंचाइए। जिला न्यायालय पहुंचाने के लिए उसमें यातायात एवं अवकाश नहीं जोड़ा जाएगा। और मान लीजिए जिला न्यायालय वो भी हो गया, पहुंच भी गया, तो उसको क्या है, एक चीज और अधिकार है कि वो अपने मनपसंद का वकील रख सकता है। मनपसंद का क्या रख सकता है, वकील रख सकता है। आते हैं आर्टिकल एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 4, यानी आर्टिकल 22 को जो है वो 4, उसमें क्या बोला है कि उसमें बहुत ही जरूरी है निवारक विरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, निवारक विरोध अधिनियम, ये क्या होता है, निवारक विरोध अधिनियम में इसमें आप सजा नहीं किए रहेंगे, उसके पहले पुलिस आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगी कि भैया आप समाज के लिए या किसी चीज के लिए आप कांड करने वाले हो, इसलिए हम आपको शक के आधार पर ही पहले क्या कर ले रहे हैं, गिरफ्तार कर लें। और वो आपको नजरबंद कर देगी। नजरबंद क्या होता है कि कोई नहीं जानता रहेगा, न जनता जानती रहेगी, ना आपके घर वाले जानते रहेंगे कि इनको कहां पर रखा गया है। नजरबंद होटल में भी कर दिया जा सकता है, आपके घर में भी कर दिया सकता है, या कहीं पे थाने में भी ले जाकर आपको बंद कर दिया जाता है। कहीं पर भी नजरबंद मतलब सिर्फ जो नजरबंद किया है सरकार ही जानती रहे या उसके अधिकारी ही जानते रहे, अन्यथा और कोई जनता पब्लिक नहीं जानती रहे कि आप कहां पे हैं, उसी को नजरबंद कहते हैं। ठीक है ना, देखिए जो मैक्सिमम नजरबंद होता है वो 3 मंथ होता है। ठीक, मैक्सिमम कितना नजरबंद आपको किया जा सकता है, यानी कितने देर तक निवारक विरोध अधिनियम के तहत आपको अंदर किया जा सकता है, तो 3 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। ठीक, अब समय समय पर अलग अलग जो क्या कहते हैं कि विरोध अधिनियम आए हैं। जैसे पहला निवारक विरोध अधिनियम आया था 1950 में, लेकिन इसका अधिक वो होने के कारण इसको 31 दिसंबर 1972 को खत्म कर दिया गया। ठीक है, पहला जो निवारक विरोध अधिनियम कब आया था 1950 में, इसको खत्म कब किया गया, 31 दिसंबर 1972 खत्म कर दिया गया। मीसा तो नाम सुने ही होंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसे बोल देते हैं, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया, तो 1978 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है ना, मीसा जो है क्या कहते हैं, इसी के तहत ही लालू, बिहार के लालू, वो जेल में गए थे, अपनी बिटिया का नाम रख दिए थे मीसा। ठीक है ना, तो यानी 1971 में लाएगा, 1978 में खत्म कर दिया गया। राष्ट्र का जो आज भी है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक, राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में लाया है, अब तक है। इसके तहत पुलिस जो क्या काम करती है, इनकाउंटर कर देती है। राष्ट्र को जब भी लग जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आज भी है जो 1980 में आया था, और इसके तहत ही जो पुलिस है इनकाउंटर कर देती है। 1980 से अब तक ये राष्ट्र का जो चाली है सबसे खतरनाक, ये कहते हैं कि निवारक विरोध अधिनियम है। ठीक, अगला जो निवारक विरोध अधिनियम वो टाटा है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है। ठीक, इसको 1985 में लाया गया था, और 23 मई 1900 क्या कहते हैं कि 85 में खत्म कर दिया गया था। ठीक, उसको ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है ना, 1985 में खत्म कर दिया गया था इसको। ठीक है ना, अब देख लेते हैं हम लोग एक और है पोटा, प्रिवेंशन एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज। क्या है, प्रिवेंशन एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज, इसको 2001 में लाया गया, तो 2004 में खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, अब हम इसके बाद है, तो हम लोग समझ लिए। अब ये लोग क्या समझे कि हम लोग 19 से लेकर के 22 तक क्या समझे, ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 तक। चलिए हम लोग लेते हैं टाटा।
टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है, इसको 1985 में चालू किया गया था, 1995 में बंद किया गया था, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आर्टिकल 23 है वो बलात् श्रम यानी बलात् श्रम या बेगारी, इसका मतलब होता है कि अगर कोई काम कर ले तो आपको उसको पैसा देना जरूरी है, ठीक, यानी काम करा के अगर पैसा नहीं देंगे तब पर भी उसका क्या कहते हैं उसको, उसके विरुद्ध अधिकार वो कोर्ट में जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक। और आर्टिकल जो 24 है वो है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या कहते हैं किसी खतरनाक काम पे या काम कराना मना है, ठीक है ना। ये इतना हो गया। तो बलात् श्रम हो गया 23 में, और 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या कहते हैं काम कराना मना है ये। अब आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 तक क्या है धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप अंतर्मन से किसी भी धर्म को मान लीजिए, इसमें क्या है कि यानी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसी के तहत क्या होता है कि मुस्लिमों में दाढ़ी रखने की, हिंदुओं में टिक्की लगाने की, ठीक है, सिख में क्या है तो कृपा बांधने की, तो पग बांधने की वो है, ठीक। आर्टिकल 26 में है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप लोग जैसे कि सड़कों पर दुर्गा पूजा कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक ना। लेकिन ये सब चीजों को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे जैसे एम्बुलेंस आ रही है, ये सब वगैरह आ रही है, या किसी और लोगों को नुकसान ना हो, ठीक, तो वो तब तो ठीक है, ठीक है ना। यानी आर्टिकल 26 है वो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अंतर्मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मना ही नहीं है। आर्टिकल 27 है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक जैसे राम मंदिर बन रहा है, ठीक, राम मंदिर के उपरोक्त में धार्मिक काम के लिए कितना भी पैसा आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राम मंदिर को छोड़िए, कोई भी मंदिर में या कोई भी मस्जिद में कोई भी अगर कलेक्ट किया जा रहा है चंदा या कुछ भी किया जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 में कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी सरकारी जैसे सरकारी कॉलेज हो गया, ठीक है ना, बहुत से सरकारी कॉलेज होते हैं, उन सब में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक ना। इतना हो गया, यानी 23 से लेकर के क्या कहते हैं 25 से लेकर 28 तक ये क्या है धार्मिक स्वतंत्रता है। अब आ जाते हैं हम लोग अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा, क्या बात है। आर्टिकल जो 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किया गया। किसमें अल्पसंख्यकों के हित, मतलब जैसे कि उनकी कल्चर को, उनके लैंग्वेज को संजो के रखा है, बचा के रखना है। काफी लोगों का कल्चर क्या हो जाता है कि धीमे धीमे विलुप्त होता जा रहा है, तो इसका सरकार का काम होता है, या क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स में है कि उनके कल्चर को बचा के यानी हितों की रक्षा करना है, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके लैंग्वेज को बचा के रखना है, उनके कल्चर को बचा के रखना है। इसीलिए क्या कहते हैं जो क्लासिकल डांस आता है ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल जो 30 है इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी संरक्षण है। देखिए आर्टिकल 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो वो अपने से एक कॉलेज खोल सकता है या अपने से एक शिक्षण संस्थान खोल सकता है, उसमें जो सरकार है उसकी सहायता भी करेगी, ठीक ना। तो वही बोला है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण संबंधी यहाँ पे। अब आते हैं आर्टिकल 31 में, इसमें पैतृक संपत्ति। याद रखिए हमने बताया था कि 19 के जो क्या कहते हैं 6 है, 19 के 6 में अर्जित संपत्ति है, लेकिन 31 में क्या है पैतृक संपत्ति है। लेकिन दोनों संपत्तियों को हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 के का में डाल दिया गया है, ठीक है, 300 के का में डाल करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 31 तक हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत अगर ये सब आपका हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है, यानी याचिका जारी कर सकती है, ठीक, याचिका जारी करती है 5 प्रकार की, ठीक है। वो कौन कौन सा है रिट? तो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी आप किसी को अगर बंद किए हैं या आप किसी को क्या कहते हैं गिरफ्तार किए हैं तो सशरीर पहुंचाना पड़ेगा 24 घंटे के भीतर ही, ठीक है। पहला है, दूसरा है कि परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं कि सरकार के जो भी वो क्या कहते हैं अधिकारी लोग हैं वो अच्छे से काम करें, यानी परम आदेश। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि अगर कोई भी जो अधिकारी होता है या कोई भी हो इंसान या कोई भी न्यायालय वो अपने अधिकार के बाहर काम कर देती है, किसके अधिकार के बाहर काम करती है, तो उससे पूछता है कि क्या अधिकार परीक्षा, यानी क्या आपका वहां पे अधिकार था जो आपने काम किया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पुलिस है, इसका यहीं तक लगता है, क्या यहीं तक वो हल्का है, हल्का मतलब यहीं तक उसकी सीमा, ये यहाँ पे जाकर काम किया तो इसके द्वारा पूछा जाएगा कि आपकी क्या कौन सी जरूरत थी यहाँ पे, तो वही अधिकार परीक्षा, क्या आपका यहाँ पे अधिकार था जो आपने वहां पे क्या कहते हैं कार्रवाई की। कार्रवाई करना मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैटर रहा होगा उसका अपना स्वयं का, ठीक, इसलिए अधिकार पूछेगी। ये प्रतिषेध होता है, ये भी ऊपरी न्यायालय निचली के द्वारा जारी करती है। और उत्प्रेषण, ठीक, तो प्रतिषेध उत्प्रेषण कौन कौन सा रिट जारी करेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण, इतने प्रकार के क्या जारी करेगी? रिट जारी करती है। अच्छा रिट और जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाँ हाई कोर्ट भी जारी करती है, हाई कोर्ट भी जारी करती है, वो 226 के अंतर्गत जारी करती है। हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है, वो किस आर्टिकल के तहत? 226 की। आ जाते हैं आर्टिकल 33 में। आर्टिकल 33 में गुप्तचर एवं मीडिया, मीडिया तो नाम ले लो भाई,
मीडिया हमारी देश को जो है मीडिया वो 160 मतलब 162 नंबर पहुंच गई, लोगों को शर्म नहीं आती, ठीक है ना। मत सोचिए कि कोई आदमी अगर फेल होता है, मान लीजिए 100 बैठा दीजिए, 185, एक क्लास में लड़का बैठा दीजिए, उसका नंबर 182 रहेगा तो मुंह छुपा के फिरेगा। ये लोग चौड़े से बोलता है भाई, माइक घुसोड़ होता है मुंह में। बताइए आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो देखिए जो गुप्तचर होता है मीडिया के क्या कहते हैं कि मूल अधिकारों को यहाँ पे सीमित किया गया। गुप्तचर जैसे हमारे रॉ हो गए, ठीक है ना, ये सब सारे हो गए। इन लोगों को ये लोग तो बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के हमको आर्टिकल 19 के एक हिसाब से हमको बोलने की स्वतंत्रता है, यानी हम सब चीज बोल देंगे। यानी भाई देखिए सब चीज बोल देगा तो क्या हो जाएगा, देश में सभी लोग जान जाएंगे। तो भारत के जो गुप्त बातें हैं अगर वो गुप्तचर एवं मीडिया बोल देगा, यानी गुप्तचर बोल देगा तो क्या रह जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 33 में बोला कि जो गुप्तचर एवं मीडिया है ये सभी बातें नहीं क्या कहते हैं कि उगलेंगे, ठीक ना। तो मीडिया तो अपना काम कर ही नहीं रही, बहरहाल मीडिया तो भूल गई कि हमारा क्या कहते हैं आर्टिकल, वो तो चिल्लाती है कि मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसको ये नहीं याद आता कि मेरे पास 33 भी है, आर्टिकल 33 भी है कि इसमें सेना एवं मीडिया के कुछ क्या कहते हैं कि इनके सेना एवं मीडिया के जितने भी ये क्या कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता को कुछ कम किया गया। भैया आप उतना ही बोलिए जितना आपको मान लीजिए पूरी सब चीज जानकारी है, तो उसको मत बोलिए। यानी यहाँ पे छोड़िए उन सबको। देखिए आर्टिकल जो 33 है, सेना एवं मीडिया के क्या कहते हैं कि मूल अधिकारों को कुछ क्या किया गया है, कम किया गया है, मतलब कि सीमित किया गया है। आर्टिकल 34 में क्या कहता है कि किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, यानी देखो मार्शल लॉ का होता है सेना का नियम, सेना का कानून लगाया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे आगजनी हो जाए या बहुत बड़ी भयंकर हिंसा हो जाए तो वहां पर सेना का नियम मार्शल लॉ लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, मार्शल लॉ लग जाएगा। और आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल जो 35 है, इसमें भाग 3 में दिए गए सभी अनुच्छेदों को चालू कराने की या कहते हैं कि अच्छे से लागू कराने की चर्चा है आर्टिकल 35 में, ठीक ना। आर्टिकल 35 में भाग 3 में जितने भी आर्टिकल हैं उनको अच्छे से लागू कराने की चर्चा है, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला नंबर देख लीजिए, वो टोटल क्या कहते हैं 7 भागों में बांटा गया। कितने, जो क्या कहते हैं कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो टोटल 7 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, तो 7 भागों में बांट दिया गया है। पहला देखते हैं, तो पहला बताए थे कि जो पहला जो कि सभी को समान, मतलब कि समानता का अधिकार है। पहला जो क्या था, समानता का अधिकार, जिसमें हम लोग देखे थे कि 14 से लेकर 18 था। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता हम बताए थे 18 से 22, 19 से 22 तक था। फिर जो क्या कहते हैं कि फिर उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 था शोषण के विरुद्ध। पहले क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद पहले समानता का अधिकार, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसमें क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हम बताए थे कि 25 से लेकर के 28 तक का क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 से लेकर के 28 तक किसमें बांटा गया, धार्मिक स्वतंत्रता है। फिर 29 एवं 30 में क्या, इसमें क्या बोला गया, 29 एवं 30 देख लीजिए, तो 29 एवं 30 लिखे होंगे यहीं पे। धार्मिक क्या कहते हैं, 29 एवं 30 अल्पसंख्यकों को हितों के बारे में सोचा जाएगा। 29 एवं 30 देखिए, 29 एवं 30 अल्पसंख्यकों को हितों के बारे में रक्षा की जाएगी। और फिर उसके बाद जो 31 है, ठीक, 31 में क्या किया गया है कि इसमें संपत्ति का अधिकार, देखिए 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार बढ़ गया। जो 32 है यही मेरा है, ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कहने का मतलब है कि जो ये मेरा क्या कहते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 है, ठीक, इसको टोटल 7 भागों में बांट दिया है, इसी को फंडामेंटल राइट्स को ही, ठीक ना।